Hello dear, how are you? So I hope you all are doing well, and today we are going to discuss about consent to establish, and especially we will see for industrial sector. So I hope if you are watching this video it will be helpful for you. So maybe it can be refresher video for you, and anyway during the travel or any time you can use this is like a audio book, so it will be help for you, I hope. So without any delay we will go on process, and we will see if you are going to apply for consent to establish for any industry, so what is the procedure. So here we will see procedure for obtaining consent to establish. तो हम बहुत ही सिंपल भाषा में बात करेंगे ताकि हम प्रोसेस को ईजिली समझ सकें। तो हम सबको पता है कि कंसेंट इस्टेब्लिश जो है वाटर एक्ट के अंदर में इशू किया जाता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू। तो अगर हम सेक्शन की बात करें, सेक्शन 25, 26, 27 ऑफ वाटर एक्ट 1974, सेक्शन 21 ऑफ द एयर एक्ट 1981। अब पूरा प्रोसेस समझने के पहले हम थोड़ा सा इसके बैकएंड में चलेंगे और समझेंगे कि जो कंसेंट टू एस्टेब्लिश किसी इंडस्ट्री को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इशू किया जाता है, इसको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी भी बोलते हैं। तो उसके लिए सीपीसीबी ने 2016 में एक नोटिफिकेशन दिया था, और जिसमें पॉल्यूशन इंडेक्स के बेस पर इंडस्ट्रियल सेक्टर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसमें एक है वाइट, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। ये चारों इंडस्ट्रियल सेक्टर को इस 4 कैटेगरी में उनके पॉल्यूशन इंडेक्स के बेस पर डिवाइड किया गया था, क्लासिफाई किया गया था। जो आप देख सकते हो कि वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री के लिए पॉल्यूशन इंडेक्स की रेंज थी अप टू 20। फॉर ग्रीन कैटेगरी पॉल्यूशन इंडेक्स 21 to 40। For orange category industry, pollution index 41 to 59, and for red category industry, pollution index above 60। पर जिस तरह से इंडिया में आज के देश में इंडस्ट्री बढ़ रही है, उसको देखते हुए और पॉल्यूशन जिस तरह से आज की डेट में बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए और सिस्टम को और इफेक्टिव बनाने के लिए सीपीसीबी ने जुलाई 2023 में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लेकर आया। और वो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन अगर आप उसको पूरा रीड आउट करना चाहते हैं, ग्रो थ्रू करना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। आप ड्राफ्ट नोटिफिकेशन और 2016 का जो नोटिफिकेशन है जो अभी एप्लीकेबल है, जो चल रहा है, दोनों का लिंक वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। तो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में थोड़ा सा पॉल्यूशन इंडेक्स को चेंज किया गया, पॉल्यूशन इंडेक्स की जो रेंज है उसको चेंज किया गया है। और इस पॉल्यूशन इंडेक्स को चेंज करने के पीछे लॉजिक क्या है कि जो मेथडोलॉजी थी पॉल्यूशन इंडेक्स को क्लासिफाई या डिसाइड करने के लिए या काउंट करने के लिए, उस मेथडोलॉजी के ऊपर कई सारे अपडेट्स आ रहे हैं। वो सभी आपको इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे कुछ जनरल प्रोविजंस जो हमको समझ लेना चाहिए प्रोसेस को आगे बढ़ने से पहले। तो उसमें आता है रिक्वायरमेंट ऑफ सिटी। सिटी की रिक्वायरमेंट कब आती है? हम जब भी कोई नई इंडस्ट्री या नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उसके लिए हमको हमारे रीजनल ऑफिस से, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हमें सिटी लेना पड़ता है, जिसको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। फिर टू होम इट मैंडेटरी। ये किसके लिए मैंडेटरी है? जैसे हमने देखा है कि सीपीसीबी ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, आप पिछले स्लाइड में देख सकते हैं। तो इसमें से ग्रीन, ऑरेंज और रेड, इन 3 कैटेगरी को सीटी लेना मैंडेटरी है। और अगर आप ये नोटिफिकेशन पढ़े होंगे, ये नोटिफिकेशन आप प्रेफर कर सकते हैं अगर उसके अंदर आप आते हैं। और अगर आपको ईसी भी मैंडेटरी है, कंपलसरी है, तो आपको सीटी से पहले ईसी भी लेना पड़ेगा। और अगर आप ईसी की कंप्लीट प्रोसेस को समझना चाहते हैं कि हमें इन्वायरमेंट क्लियरेंस कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं उसे भी एक कंप्लीट वीडियो के थ्रू, पीपीटी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई करूँगा।
तो अभी हम आते हैं कि किसके लिए ज़रूरी है। तो हमने आपको बताया कि ये 3 कैटेगरी हैं, उनके लिए सीटी मैंडेटरी है। वाइट कैटेगरी के लिए मैंडेटरी नहीं है, बट अदर 3 कैटेगरी जो हैं उनके लिए मैंडेटरी है। और आप जो सीटी का एप्लीकेशन करेंगे डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि आपको कंसेंट टू एस्टेब्लिश वाटर एंड एयर एक्ट के दोनों के अंदर आपको लेना मैंडेटरी है। मे बी आपकी इंडस्ट्री के लिए केवल वाटर एक्ट एप्लीकेबल हो, मे बी आपकी इंडस्ट्री के लिए केवल एयर एक्ट एप्लीकेबल हो, या हो सकता है कि आपकी इंडस्ट्री दोनों एक्ट के अंडर फॉलो करती हो। तो आपको सीटी का एप्लीकेशन करने के पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या ज़रूरत है। फिर हम बात करते हैं फी प्रोविज़न। सभी जितने भी स्टेट हैं, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हर जगह अपनी अपनी बेस पर उन्होंने कुछ फ़ी डिसाइड कर रखा है, जो कि आपको उस स्टेट की जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइट है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि कितनी फ़ी लगती है। मोस्टली इस फ़ी को जो डिसाइड करने का जो एक पैरामीटर है वो प्रोजेक्ट कॉस्ट पर डिपेंड करता है कि आपके टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है, उसके ऊपर फीस डिपेंड करती है। ये फ़ी पेमेंट करना मैंडेटरी है एप्लीकेशन के साथ। फिर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी ऐसा ही है, ये भी आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है और ये मैंडेटरी है। जब आप सीटी का एप्लीकेशन फिल करते हैं और आप उसको सबमिट करते हैं, मे बी ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसके पहले आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ता है। उसका एक फॉर्मेट है, उस अंडरटेकिंग को साइन करने के साथ ही आपको जो एप्लीकेबल आपके प्रोजेक्ट की जो साइज है, आपके टोटल प्रोजेक्ट की जो साइज है, उसके बेस पर जो आपको एप्लीकेबल होती है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, वो आपको डिपॉजिट करनी है। हाँ, आपको ये एक समझना पड़ेगा कि जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो वो जो आपने परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट की है वो आपको वापस मिल जाती है, बट वहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे ड्यूरिंग द प्रोसेस अगर आपने ईसी या सीटी में जो आपको कंडीशंस दी गई थी, मे बी जनरल और स्पेशल कंडीशन टू मेंटेन द कंप्लाइंस, अगर आपने उस किसी भी कंप्लाइंस को कंप्लीट करने में आप फेल्योर हुए हैं तो मे बी आपकी जो सिक्योरिटी हो फॉरफिटेड हो जाएगी पीसीबी के थ्रू, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू। आइदर आपने सीटीओ के लिए एप्लीकेशन किया और वहाँ पर जो सैम्पलिंग हुई वो सैम्पलिंग फेल हो जाती है, मीन्स उसका जो रिजल्ट है वो पैरामीटर मीट नहीं होता है। आइदर किसी अदर वजह से आपका सीटीओ का एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, तो उस केस में भी आपकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी फॉरफिटेड हो जाती है। तो इन कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा जब भी आप सीटी के लिए अप्लाई करते हैं, और जब आपका प्रोजेक्ट साइट पर स्टार्ट हो जाता है तो आप कंप्लाइंस को स्पेशली बहुत ध्यान दें। और टाइम टू टाइम जो भी, जैसे ईसी की कंप्लाइंस हमें हर 6 मंथ पे सबमिट करनी पड़ती है, और सीटी के लिए भी हमें कुछ, जैसे पीसीबी ने आपको सीटी में कंडीशंस दी है, मे भी आपको सैम्पलिंग एनालिसिस, एम्बिएंट एयर लाइक दैट, जो भी है कंस्ट्रक्शन का जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको आप कैसे डिस्पोज करें, सभी डिटेल्स आपको 3 मंथ में सबमिट करनी पड़ती है। तो जो भी कंप्लाइंस आपके लिए एप्लीकेबल है वो आपको पूरी तरह से साइट पर फॉलो करना है। फिर हम बात करते हैं वैलिडिटी। नॉर्मली जो सीटी की वैलिडिटी होती है ये 3 to 5 years की होती है। इट्स आल्सो डिपेंड ऑन योर सब्जेक्टेड टू ईसी वैलिडिटी एंड आल्सो टू सब्जेक्टेड टू कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। मीन्स कि सीटी की वैलिडिटी नॉर्मली 3 to 5 years की होती है, बट ये उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको ईसी जो दी गई है उसकी वैलिडिटी क्या है। अगर ईसी 3 years की है तो आपको सीटी 5 years के लिए नहीं दिया जा सकता, वो भी 3 years का होगा। आइदर आपका सीटी भी 5 years के लिए है और ईसी भी आपकी 5 years के लिए है, बट आपका प्रोजेक्ट 3 साल में कंप्लीट हो गया, देन यू विल गो फॉर सीटीओ, तो वहाँ पर सीटी की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। सो दीज आर द फ्यू जनरल प्रोविजंस, आई होप यू अंडरस्टैंड ईजिली। अब हम चलते हैं, बात करते हैं कि अगर किसी नई यूनिट के लिए हमको कंसेंट टू एस्टेब्लिश लेना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, अगर इस टाइप का कोई भी प्रोजेक्ट में भी वो इंडस्ट्रियल या नॉन इंडस्ट्रियल हो, बट वो इस 3 कैटेगरी में फॉल होता है,
तो उन्हें कंसेंट टू स्टेब्लिश के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी आपके स्टेट में प्रोविज़न है, आपको फॉर्म फिल कर सबमिट करके वो कंप्लीट फॉर्म आपको सबमिट करना है। सेकंड पॉइंट वही है कि जो भी फॉर्म है उस फॉर्म को फिल करिए और आप ये ज़रूर चेक करिए कि आपकी इंडस्ट्री की जो एप्लीकेबिलिटी है वो वाटर एक्ट में है, आइदर एयर एक्ट में है, आइदर बोथ है। तो वो आप कंप्लीट एक बार केयरफुली चेक कर लीजिए, उसके बाद आप एप्लीकेशन फिल करिए और जो भी रिक्वायरमेंट जो फॉर्म में डिटेल्स है वो फिल करने के बाद आपको सबमिट करना, जो कि ड्यूली ऑथोराइज्ड होना चाहिए बाय ऑनर, आइदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आइदर पार्टनर्स यूनिट। एप्लीकेशन में जो डिटेल्स मांगी जाती है मोस्टली क्या है, अगर हम मेन डिटेल्स की बात करें तो एक तो इंडस्ट्री की डिटेल्स, नाम, एड्रेस, किस कैटेगरी में आप फॉलो करते हो, फिर आपके रॉ मटेरियल्स क्या हैं, आप क्या प्रोडक्शन करने वाले हो, उसकी कैपेसिटी क्या है, मे बी इट विल बी मेंशन इन ईयर और डे। फिर आपके यहाँ से क्या क्या वेस्ट जनरेट होने वाला है, आप उसको कैसे डिस्पोज करने वाले हो, कैसे मैनेज करने वाले हो, इफ्लुएंट कैसे जनरेट होने वाला है, इफ्लुएंट हैंडल करने के लिए आपके पास क्या सिस्टम है, आप किस टाइप का फ्यूल यूज करने वाले हो। जैसे अगर हम बात करें अभी दिल्ली एंड एनसीआर रीजन की, तो यहाँ पर अगर आप बॉयलर, थर्मोपैक एंड डीजी सेट्स अगर आप लगाते हो तो आपको अभी एफओ या एचएसडी अलाउ ही नहीं है, आपको केवल एनजी नेचुरल गैस पर जाना पड़ेगा। और आप उस स्टेट का जो रूल्स है वो क्या बोलता है, क्योंकि टाइम टू टाइम सभी रूल्स कंडीशंस अमेंडमेंट होते रहते हैं, तो आप उसको प्रॉपर चेक करिए फॉर्म को फिल करने से पहले। तो ये सभी डिटेल्स आपको प्रॉपरली फिल करके देनी पड़ती हैं एप्लीकेशन में। ऑल डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल, डॉक्यूमेंट्स जो भी उसमें रिक्वायरमेंट है वो डॉक्यूमेंट्स आपको सिटी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करने हैं। मे बी वो ऑनलाइन पोर्टल पर हो या मे बी आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़े फॉर्म के साथ। क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं वो डॉक्यूमेंट हम आगे चलकर देखेंगे। फिर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। जैसा हमने पहले भी बात किया था कि आपके प्रोजेक्ट की जो टोटल साइज है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, उसके बेस पर डिसाइड होता है कि आपके प्रोजेक्ट के लिए क्या आपकी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है। उस परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को आपको डिपॉजिट करवा रही। फिर आता है अंडरटेकिंग। कंसेंट टू एस्टेब्लिश का आप जब प्रोसीजर देखेंगे तो उसमें एक अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में आपको पीपीटी के लास्ट में दिखा देंगे। उस फॉर्मेट को साइन करके जो भी ऑथराइज पर्सन है उसका साइन होना चाहिए और अंडरटेकिंग भी इसके साथ में जाएगा। रिन्यूअल एक्सटेंशन टू ऑफ कंसेंट टू एस्टेब्लिश, अगर कोई कंसेंट टू एस्टेब्लिश आपका पहले से है, उसको रिन्यूअल करवाना है या एक्सटेंशन करवाना है, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे क्या है, आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी फॉर्म है वो 90 डेज प्रियर आपको भर के सबमिट करना है। जो आपका करंट सिटी है उसके एक्सपायरी से 90 डेज पहले, ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप 90 डेज प्रियर नहीं करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो भी हम आपको आगे चलकर बताएंगे इसी पीपीटी में। और एक विशेष आप ध्यान रखिएगा एक बात का कि रिन्यूअल या एक्सटेंशन ऑफ कंसेंट टू एस्टेब्लिश आपको तभी मिलेगा कि आपने जिस बेस पर आपने जो इन्फॉर्मेशन पहले सबमिट की थी रिलेटेड टू रॉ मटेरियल, प्रोसेस, प्रोडक्ट, ओवरऑल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, यूनिट, ये सभी चीज़ें सेम होनी चाहिए, इसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तभी आपको रिन्यूअल या एक्सटेंशन मिलेगा कंसेंट टू एस्टेब्लिश का। आप ये चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर कुछ भी चेंज होता है तो मे भी आपको नया सिटी एप्लीकेशन करना पड़े और फिर आपको पूरी फी जमा करनी पड़ेगी, आपको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। सिटी रिन्यूअल के लिए जब एप्लीकेशन करते हैं तो वो मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए एक्सटेंड होता है। जो भी उसकी फर्स्ट वैलिडिटी थी वहाँ से आप 2 ईयर्स के लिए उसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। अभी इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा
हमने आपको फर्स्ट पॉइंट में ही बताया था कि अगर आप सिटी रिन्यूअल या एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो आपको 90 डेज के पहले ही एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। अगर नहीं करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, आपने जो फर्स्ट सिटी के एप्लीकेशन के टाइम में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई थी उसका 50% पीसीबी के थ्रू फॉरफिटेड कर दिया जाएगा। तो आप जब रिन्यूअल के लिए एक्सटेंशन के लिए फॉर्म सबमिट करेंगे तो जो बाकी 50% है वो आपको दोबारा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के बेस पर जमा करवाना पड़ेगा। मीन्स 50% आपको फिर से पे करना पड़ेगा। और कहीं आप सिटी रिन्यूअल के लिए एक्सटेंशन के लिए भूल गए और आपके सिटी की वैलिडिटी ही ख़त्म हो गई, उस केस में आपकी 100% परफॉर्मेंस सिक्योरिटी फॉरफिटेड कर दी जाती है और आपको एप्लीकेबल फी एंड फिर से आपको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखिए क्योंकि ये कंप्लाइंस का पार्ट है। अगर आप रिन्यूअल के लिए वैलिडिटी पीरियड के अंदर भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं, तो वही है कि आपको फिर से एनओसी के लिए जो एप्लीकेबल फ़ी है, सीटी के लिए जो एप्लीकेबल फ़ी है और जो परफॉर्मेंस डिपॉजिट है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, वो आपको दोबारा जमा करना पड़ेगा। पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये नोटिस हो जाता है कि आपके सिटी की वैलिडिटी ख़त्म हो गई है और आपने उसके बाद भी अपना वर्क कंटिन्यू रखा, मे बी वो कंस्ट्रक्शन हो या मशीनरी का इंस्टॉलेशन हो, इस केस में आपको लीगल नोटिस जा सकती है, लीगल एक्शन हो सकता है और उसके लिए जो फाइन एप्लीकेबल होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका सिटी अगर एक्सपायर हो गया है, उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है, तो आप अपने साइट के पूरे काम बंद कर दीजिए, कोई काम नहीं करना है। पहले आप फ्रेश सिटी के लिए अप्लाई करिए और उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज वो आप पूरा करिए, सिटी मिल जाए उसके बाद आप काम स्टार्ट करिए। अगर आपको जो सिटी मिला है, अगर आपको लगता है कि आपकी कंस्ट्रक्शन का काम कंटिन्यू नहीं होने वाला आगे, आपका प्रोजेक्ट आगे नहीं होने वाला है कंटिन्यू, तो आपको उस केस में अपनी सिटी की वैलिडिटी ख़त्म होने से 30 दिन पहले 30 डेज प्रियर आपको एक रिटन लेटर के थ्रू उनको इन्फॉर्म करना है कि वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू फर्दर। ये आपको एक इन्फॉर्मेशन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को देना है 30 दिन पहले। और अगर आप कभी भी काम दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको फिर से सिटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और आपको ध्यान रहे विदाउट ऑब्टेनिंग प्रियर सिटी आपको कोई भी काम स्टार्ट नहीं करना है। तो जब भी आपको अपना वर्क, आपको अपना कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट या इंस्टॉलेशन वर्क आपको रिज्यूम करना है प्रोजेक्ट का, बिफोर दिस आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ सिटी एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उसके लिए जो भी एप्लीकेबल फ़ी है वो आपको पे करनी पड़ेगी। Now we will see consent to establish for expansion of the industries project. Now we will see consent to establish for expansion of the industries project. तो ये पॉइंट वही बता रहा है कि नो एक्सपेंशन, कोई भी एक्सपेंशन आपको अलाउड नहीं है। अगर आपका प्रोजेक्ट सिटी के लिए एप्लीकेबल है, अगर आपकी इंडस्ट्री उस कैटेगरी में आती है, तो विदाउट गेटिंग सिटी आप कोई भी एक्सपेंशन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल और द नॉन इंडस्ट्रियल सेक्टर या किसी प्रोजेक्ट में आप विदाउट गेटिंग सिटी आप कोई भी एक्सपेंशन नहीं कर सकते। अगर आपकी इंडस्ट्री रेड, ऑरेंज या ग्रीन कैटेगरी में आती है तो उसके लिए आपको एज पर एप्लीकेबिलिटी अंडर वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट आपको उस बेस पर ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म फिल करके सिटी एक्सटेंशन के लिए आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करिएगा, इन केस द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट प्रपोज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी विद इन द एग्जिस्टिंग प्लांट, मीन्स कि जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है वो एग्जिस्टिंग प्लांट में ही प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहता है विदाउट एडिंग एनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट,
मतलब इन्वेस्टमेंट कॉस्ट उसमें कुछ भी ऐड नहीं हो रही है, बट एग्जिस्टिंग प्लांट में ही प्रोडक्शन कैपेसिटी आपको बढ़ाना है। इन दैट केस परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एंड सीटीई फी shall be charged on the basis of capital investment cost of the existing plant। तो एग्जिस्टिंग प्लांट का जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है उस बेस पर आपको सीटीई की फी और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी एप्लीकेबल होगी और वो आपको पे करना पड़ेगा। सो नाउ विल टॉक अबाउट द चेकलिस्ट, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहला, एज पर एप्लीकेबिलिटी, इट मे बी वाटर एक्ट, इट मे बी एयर एक्ट, आइदर बोथ, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। देन प्रूफ ऑफ डिपॉजिट ऑफ एनओसी, सीटीई फी एंड परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, आपने जो सीटीई की फ़ी भरी ऑनलाइन और जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी आपने डिपॉजिट करवाया है, इन दोनों का आपको प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। सीए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो आपको एक सीए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और आप ये ट्राई करिए कि जब भी आप सीटीई के एप्लीकेशन के लिए जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि जब ईसी के लिए अगर गए तो ईसी के टाइम में प्रोजेक्ट की कॉस्ट कुछ और होती है, लेकिन आगे चलकर प्रोजेक्ट की कॉस्ट चेंज हो जाती है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है, जैसे जैसे हम प्रोसेस को रिव्यू करते हैं, जैसे जैसे बेसिक डिज़ाइन डिटेल इंजीनियरिंग में जाती है, तो कई बार प्रोसेस की डिज़ाइन चेंज हो जाती है और कॉस्ट उस बेस पर कॉस्ट प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी चेंज होती है। तो आप जब भी सीटीई एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप हमेशा नोटिस करिए और हमेशा इस बात का केयर करिए कि आप रिसेंट सीए सर्टिफिकेट दें। पावर ऑफ अटर्नी, अथॉरिटी लेटर, जो भी आपकी साइट पे अथॉरिटी है साइन करने का, उनका एक अथॉरिटी लेटर होना चाहिए। आपने जिस प्लॉट पर इंडस्ट्री लगा रहे हैं या जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस प्लॉट का अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड प्रोसेस फ्लो चार्ट, इस बात को आप विशेष जानिए क्योंकि आप यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन अभी देने वाले हैं यही इन्फॉर्मेशन आप सीटीयू में भी देंगे और वो आपको हर बार आगे चलकर जब भी आप इन्वायरमेंटल स्टेटमेंट सबमिट करेंगे तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस पार्ट को आपको बहुत केयरफुल्ली देखना है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपका क्लियर होना चाहिए, प्रोसेस फ्लो चार्ट आपका क्लियर होना चाहिए विथ मास बैलेंस। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट का 1 kg आप बनाने के लिए आप 5 रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसकी जो भी क्वांटिटी XYZ, तो उस 5 रॉ मटेरियल की जो भी क्वांटिटी है उसको ऐड करने के बाद आपका जो 1 kg प्रोडक्ट बन रहा है और वहाँ से जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, मे बी वो हजार्डस वेस्ट हो, सॉलिड वेस्ट हो, आइदर इफ्लुएंट हो, ये सभी चीज़ें आपकी प्रॉपर कैलकुलेट होनी चाहिए और मेंशन होनी चाहिए। फ्रेश वाटर कंजम्पशन, पर डे आपके फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है और उसका इस तरह से बाइफर्केशन आपको देना पड़ता है कि कूलिंग टावर में आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस एंड वॉश में क्या रिक्वायरमेंट है, डोमेस्टिक हॉर्टिकल्चर में आपकी क्या रिक्वायरमेंट एंड अदर्स। अदर्स का जो पार्ट है ये हमेशा कन्फ्यूजन वाला होता है क्योंकि हम बाकी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं और अदर्स का पोर्शन हम फॉर्म में फिल करके दे देते हैं और मैक्सिमम ये क्वेरी आती है कि अदर्स में आपने क्या क्या कंसिडर किया, इसका डिटेल प्रोवाइड करिए। तो आप जब भी अदर्स का डेटा प्रोवाइड करते हैं, अदर्स में आप जो भी क्वांटिटी देते हैं उसका कंप्लीट बाइफर्केशन आपके पास आपके रिकॉर्ड में होना चाहिए। एट एनी टाइम अगर आपसे पीसीबी पूछती है तो आपके पास वो डिटेल हो और आप सबमिट कर सकें। डिजाइन स्कीम ऑफ इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, आपके यहाँ से इफ्लुएंट जनरेट होने वाला है, उस इफ्लुएंट ट्रीटमेंट का उस इफ्लुएंट को आप कैसे ट्रीट करने वाले हैं और उस इफ्लुएंट का सोर्स क्या है। अगर फॉर एग्जांपल आपके प्रीमाइसिस में 5 प्रोडक्शन ब्लॉक हैं, पांचों प्रोडक्शन ब्लॉक से कितने कितने इफ्लुएंट आने वाले हैं ये डेटा आपके पास होना चाहिए। उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीन्स पॉल्यूटेंट लोड क्या है, वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि उसी के बेस पर आपकी ट्रीटमेंट स्कीम बनेगी और आपके ट्रीटमेंट प्लान की कैपेसिटी डिसाइड होगी। तो ये आपको कंप्लीट अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारा इफ्लुएंट क्या, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और क्वांटिटी मीन्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों आपको पता होना चाहिए और वो डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। इवन पीसीबी आपसे डिटेल स्कीम मांग सकती है और डिटेल इक्विपमेंट मांग सकती है कि आप कौन कौन से इक्विपमेंट लगाने वाले हैं इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में,
क्या उसकी कैपेसिटी है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी वो अभी मांगने लगे हैं, क्योंकि इसी के बेस पर वो सीटीओ में डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं। वैसे ही आपके यहाँ जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आप जो लगाए हैं, जहाँ से आपके प्लांट में जो सीवेज जो डोमेस्टिक इफ्लुएंट जनरेट होने वाला है उसको आप कैसे ट्रीट करने वाले, उसके लिए आपने जो सीवेज प्लांट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है उसमें आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, कितनी कैपेसिटी, ये सभी डिटेल्स उसमें आनी चाहिए। एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, जैसे प्रोसेस इमिशन है उसके लिए आपने स्क्रबर लगाए हैं, किस टाइप का स्क्रबर है, मे बी वाटर स्क्रबर है, मे बी इट मर्ज विथ कार्बन बेड, आपने डस्ट कलेक्टर लगा रखा है। तो प्रोसेस इमिशन को आप कैसे कंट्रोल करने वाले हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होने वाला है। अगर आपके पास डीजी है, बॉयलर है, थर्मोपैक है, इस टाइप के कोई भी इक्विपमेंट्स हैं तो आप उनसे जो इमिशन होने वाला है उसके लिए आपने किस टाइप का स्टैक प्रोवाइड किया है, उस स्टैक की हाइट क्या है, डायामीटर क्या है, ये सभी चीज़ें आपको डिटेल प्रोवाइड करनी है। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एज एप्लीकेबल, अगर आपके यहाँ से हजार्डस वेस्ट जनरेट होने वाला है तो आपको हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल पढ़ना पड़ेगा, उसके शेड्यूल फॉलो करने पड़ेंगे, उसके किस शेड्यूल से किस कैटेगरी से आपके यहाँ से वेस्ट जनरेट होने वाला है और आप तो किस तरह से कलेक्ट करोगे, कैसे स्टोर करोगे और किस आपका डिस्पोजल मोड क्या होगा, ये सभी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। और ट्रीटमेंट प्लांट की जैसे बात हुई तो वहाँ पर आपको हाइड्रोलिक डिजाइन और डिजाइन कैलकुलेशन ये सभी कुछ आपको देना पड़ेगा पॉल्यूशन लोड का। अगर आपकी जो प्लांट प्रीमाइसिस है वो एरिया अगर किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आती है या इस टाइप का कुछ एप्लीकेबिलिटी है तो मे बी आपको वहाँ से क्लियरेंस लेना पड़े, वो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। चेंज ऑफ लैंड यूज परमिशन लाइसेंस एनओसी सर्टिफिकेट फ्रॉम टाउन एंड काउंट्री प्लान, लीज डीड, रेंट एग्रीमेंट, अगर आपने जो जिस प्रीमाइसिस पर आप अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जिस प्रीमाइसिस में आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर वो रेंट पे है तो उसका रेंट एग्रीमेंट या लीज डीड भी आपको देना पड़ेगा। कॉपी ऑफ एनवायरमेंट क्लियरेंस, अगर आपके प्रोजेक्ट के लिए EIA एप्लीकेबल है, आप EIA नोटिफिकेशन 2006 को रेफ़र कर सकते हो, तो उसकी अगर वो आपके लिए एप्लीकेबल है तो आपको पहले इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ेगा। मे बी इट्स डिपेंड ऑन योर स्टेट एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी, अदर इट्स फ्रॉम MOEF। सो जैसी एप्लीकेबिलिटी है वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस कैटेगरी में आता है, जो IA में क्लासिफिकेशन दिया गया है, तो उसके बेस पर आपको अगर इन्वायरमेंट क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट है तो आपको पहले इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ेगा, फिर आप CTE के लिए जा सकते हो। तो उस EC की कॉपी आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। पार्टनरशिप डीड, ट्रस्ट डीड, कॉपी ऑफ MOM ये लगाना पड़ेगा, डायरेक्टर्स के नेम, उनके एड्रेस। फिर आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी लॉ हैं, हम उनको ओबे करेंगे, हम उनको फॉलो करेंगे और सभी कंप्लाइंस को हम टाइम टू टाइम जो भी एप्लीकेबल होगा हम उसको फॉलो करेंगे और कंप्लाइंस को सबमिट करेंगे। तो ये एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। ये ऑलमोस्ट सभी स्टेट के रिक्वायरमेंट है और सबके अपने अपने फॉर्मेट हैं। एनेक्चर आपका चेंज हो सकता है। ये एनेक्चर मैंने फॉर एग्जांपल आपको हरियाणा के लिए दिया है, तो इस तरह से एनेक्चर नंबर चेंज हो सकता है मे बी, बट ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है सभी को। आप अपनी स्टेट की पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइट पर जाएंगे तो आपको डिटेल मिल जाएगा। ये साइट प्लान ऑफ द यूनिट इन केस इट इज लोकेटेड आउटसाइड अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया। साइट प्लान आपको पूरा देना पड़ता है। साइट प्लान में मीन्स कि उसके आसपास हाईवे कौन से हैं, आसपास में कितने विलेजेस हैं और नियर बाई एरिया आपकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो ये आपको एक पूरा साइट प्लान देना पड़ता है। आपके साइट के अंदर की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, जिसमें आपके प्रोसेस ब्लॉक्स आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग आएगी, अदर यूटिलिटी ब्लॉक्स आएंगे और आप जो इक्विपमेंट फिक्स कर रहे हैं उनकी लोकेशन आएगी, स्टैक्स की लोकेशन आएगी। तो ये आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। लेआउट प्लान वही जैसे भी हम बात कर रहे थे कि एक पूरा कंप्लीट लेआउट प्लान देना पड़ता है, जिसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, लोकेशन ऑफ स्टैक, चिमनी, ETP, STP, APCM, हजार्डस वेस्ट को स्टोर करने की फैसिलिटी, ट्रीटमेंट करने की फैसिलिटी। अगर आपके पास बोरवेल है
तो आपको ट्यूबवेल की लोकेशन दिखानी पड़ेगी। वाटर लाइंस, जो आप अगर आप पानी बाहर से ले रहे हो, सरफेस वाटर यूज कर रहे हो, तो उसकी वाटर लाइन कहाँ से आ रही है। अगर ट्यूबवेल है तो आपके उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, इफ्लुएंट का ड्रेन कैसा है, फाइनल आउटलेट को आप कैसे मेंटेन करने वाले हो, फाइनल आउटलेट आप कहाँ लेकर जाओगे। अगर आप जेएलडी हो तो आपको बाहर अलाउ नहीं है, तो आप इन विद इन प्रीमाइसेस को कैसे मैनेज करने वाले हो, कहाँ पर रीयूज करने वाले हो। ये सभी चीज़ें आपके लेआउट में आपको डिटेल ड्राइंग में देना पड़ेगा। क्योंकि ये आप चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आप जितना अच्छे से डॉक्यूमेंट आप फर्स्ट टाइम में सबमिट कर देंगे उतनी कम क्वेरी आएगी। क्योंकि एक बार क्वेरी आती है तो हम उसको रिजॉल्व करने के लिए जब भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं नई क्वेरी आती जाती है। तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस यही होना चाहिए कि हम जब फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं लाइसेंस के, तभी हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, आपके क्या क्या रॉ मटेरियल उसकी एक लिस्ट देनी पड़ती है, उसका कंजम्पशन देना पड़ता है मैट्रिक टन में पर डे के बेसिस पर। हजार्डस केमिकल आप अपने साइट पे क्या क्या स्टोर करने वाले हैं और उसके लिए आपने क्या प्रिकॉशंस ली है, आप क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने वाले हैं, वो सभी आपको देना पड़ता है डिटेल्स में। अब हम बात करते हैं रिन्यूअल या एक्सटेंशन। अगर किसी साइट का कंसेंट टू स्टेब्लिश अंडर वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981 के अंदर पहले से है, उसको रिन्यूअल करवाना है, एक्सटेंशन करवाना है, तो वो क्या कैसे करना है, उसके लिए भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन तो भरना ही पड़ेगा। आपकी जो भी स्टेट है उसके साइट पर जाकर आप ऑनलाइन भर सकते हैं। इधर आप ऑफलाइन सिस्टम है तो ऑफलाइन सबमिट करिए। अभी तो मैक्सिमम स्टेटों में जो है सिंगल विंडो का प्रोसेस हो गया है, बहुत ईजी है। आपको जो भी फ़ी लगने वाली है आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी अगर एप्लीकेबल है तो आपको डिपॉजिट करनी पड़े। हाँ, अगर आप एक्सटेंशन के लिए जा रहे हैं या रिन्यूअल के लिए तो आपको फर्स्ट सीटी की कॉपी देनी पड़ेगी। आपको जो पहले सीटी दिया गया था, इशू किया गया था, उसकी कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अथॉरिटी लेटर, ये तो आप देखिए, ये तो हमको फ्रेश के लिए भी देना, फ्रेश सीटी के लिए भी देना पड़ता है। प्रोग्रेस रिपोर्ट रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर डिवाइसेस एज पर स्कीम सबमिटेड व्हाइल ऑब्टेनिंग फर्स्ट सीटी। फर्स्ट सीटी को लेने के टाइम में आपने जो अपना प्रोजेक्ट का डिटेल्स दिया था, कितने सारी बिल्डिंगें हैं, कैसे करना, मीन्स कैसे आप उसको एग्जीक्यूट करने वाले और क्या क्या पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस हैं, उसकी आपको करंट अपडेट देनी पड़ेगी कि उसमें से कितना हो गया है, मीन्स कितनी बिल्डिंगें बन गई हैं, कितना प्रोजेक्ट का आपका कंप्लीट हो गया और उस बिल्डिंग में जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स थे, डिवाइसेस थे, वो इंस्टॉल हो गए कि नहीं, उतनी आपको उसकी अपडेट आपको देनी पड़ेगी। जो आपने पहले स्कीम दी थी उसके बेस पर आपको ये अपडेट देनी पड़ती है अगर आप रिन्यूअल या एक्सटेंशन के लिए जाते हैं तो। वैलिड लाइसेंस और प्रूफ ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस टू टाउन एंड काउंट्री प्लानिंग में भी, ये सभी स्टेट्स में एप्लीकेबल ना हो, बट अगर एप्लीकेबल है तो आपको एक वैलिड लाइसेंस या प्रूफ सबमिशन देना पड़ेगा रिन्यूअल के लिए। कंसेंट टू एस्टेब्लिश फॉर एक्सपेंशन, अभी हम रिन्यूअल या एक्सटेंशन दे रहे थे, हम एक्सपेंशन की बात कर रहा है। एक्सपेंशन के केस में क्या करना है, एक्सपेंशन के केस में आपको सभी फॉर्मेलिटीज करनी है जो आप फर्स्ट सीटी के लिए करते हो। आपको फ़ी पे करनी है और आपको परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना है, तो ये सभी कुछ करना है। इसके अलावा आपका जो सीटी है, मे बी इट्स अंडर वाटर एक्ट, मे बी इट्स अंडर एक्ट, आइदर इट्स बोथ, आपको वैलिड सीटीओ की कॉपी सबमिट करनी है। एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आपका जो ऑथराइजेशन है, आपकी साइट का जो ऑथराइजेशन, उस ऑथराइजेशन की कॉपी आपको सबमिट करनी है और आपको इसके कंप्लाइंस की भी कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। आपके सीटीओ में जो कंडीशंस हैं, आप उसको टाइम टू टाइम कंप्लाइंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट ऑथराइजेशन के अंदर जो कंप्लाइंस है आप उसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सभी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। फिर 3 मंथ के अंदर आपको फ्रेश एनालिसिस रिपोर्ट देनी पड़ती है, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी स्टेट या सीपीसीबी से रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरी हो, वहाँ की ही रिपोर्ट वैलिड होती है, जो कि विद इन 3 मंथ के अंदर होनी चाहिए।
उससे पुरानी है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। डिक्लेरेशन जैसे हम पहले बात किए, आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि जो भी रूल्स एक्ट लॉ हैं हम उसको कंप्लीट फॉलो करेंगे, जो भी इमिशन नॉर्म्स हैं स्टैंडर्ड्स हम उसको कंप्लीट फॉलो करेंगे, तो एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। और जैसे हम बात कर रहे थे डिक्लेरेशन की, तो ये एक डिक्लेरेशन का फॉर्मेट है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो and you have learned something new. Either maybe it is a refresh video for you, and hope if you like this video, share with your friends, colleague, so it will be helpful for also them. Preparing the content and making the video, it's not easy, it's taking time and effort. So if you like this video and if you share with your friends, it will be appreciated to me. And if you have any query, you can comment on box. Either if you want any new content, you can comment in box. I will try to get. Thank you so much. Thank you.